चलिए आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अब देखिए जब हम लोग को बताया कि जो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ आजाद हुआ और आजादी होने के जस्ट बाद हमारे देश में जो भी मतलब उससे पहले से थोड़ा पहले से जो प्रक्रिया शुरू हो गया था भारत और पाकिस्तान का क्या विभाजन। और विभाजन होने के बाद आप देखेंगे तो क्या हुआ दो पार्ट में हुआ और दो पार्ट में होने के बाद जो भारत का स्थिति वहां पर से अगर आप देखेंगे तो भारत का सामाजिक स्तर पर राजनीतिक स्तर पर शैक्षणिक स्तर पर एक जैसा स्थिति सबका क्या था बराबर नहीं था। उसमें निहित है कि जो ब्रिटिश काल में या उससे पहले ऐतिहासिक काल में भी क्या था समाज के स्तर पर अंतर देखने को मिलता है। तो समाज में क्या थे एक उच्च वर्ग थे और एक निम्न वर्ग थे। तो शुरू से ही सामाजिक स्तर पर जो निम्न वर्ग के व्यक्ति थे वो क्या रहे हाशिया पर रहे। हाशिया पर मतलब नुकसान में हमेशा वो मतलब पीड़ित वर्ग में शामिल रहे हैं। हमेशा उनके साथ क्या होता रहा है अत्याचार उनके ऊपर होते रहा है। तो ठीक है तो आप देखेंगे तो आपको बताया गया था 1952 में पहला बार एससी एसटी के लिए एससी एसटी आरक्षण बढ़ाए थे तो उसमें देखे थे ना एससी एसटी के लिए पहला बार क्या किया गया था 62.5% का क्या लाया गया मतलब 22.5% का क्या लाया गया था आरक्षण लाया गया था। ये किसके लिए था एससी एसटी के। आप समझ जाइए देश आजाद हुआ उसके बाद से आप देखेंगे कि जो 1992 91 92 में लोग क्या हुआ चुनाव हुआ प्रथम आम चुनाव हुआ और उसके बाद आप देखेंगे एससी एसटी के लिए सरकार जो था सो प्रावधान कर दिया कितना का 22.5% का। ऐसा क्यों किया क्योंकि कुछ ना कुछ तो लगा होगा ना। आपको पता है जो नेहरू एक क्या थे समाजवादी व्यक्ति थे और समाजवादी व्यक्ति थे तो उनको पता था कि जो सारे व्यक्ति जो है सो सारे व्यक्ति एक जैसा क्या है नहीं है। समाज में कहीं ना कहीं क्या है बहुत बड़ा अंतर दिखने को मिलता है। तो समाज में जो हाशिए पर है उनको कुछ ना कुछ विशेषाधिकार क्या होना चाहिए मिलना चाहिए ताकि वो भी मुख्य धारा में क्या हो सके शामिल हो सके। ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे और वहां से समय बढ़ते गया और इसके परिस्थिति को सुधारने के लिए देखिए कोई भी चीज व्यवहार में कब आता है जब कहीं ना कहीं उसका बड़े पैमाने पर क्या होता है दुरुपयोग देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1989 में यह कानून लाने का क्यों ऐसा मतलब जरूरत हुआ। जैसे आप भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 117 पढ़ेंगे ये 17 क्या कहता है अस्पृश्यता का फिर आर्टिकल 15 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 15 क्या कहता है धर्म जाति मूल वंश जन्म स्थान भाषा इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है मतलब कि जो सरकारी नियोजन में या सरकारी भर्ती में आर्टिकल 15 के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये पर्सपेक्टिव है। फिर अगर आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समता या विधि का समान संरक्षण। फिर एक आर्टिकल नंबर कितना देखेंगे 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता निजता का अधिकार। क्या ये सारे जो आर्टिकल संविधान में ये सारे प्रोविजन किए गए क्या सभी के साथ ये सारे प्रोविजन सारे फंडामेंटल राइट एक जैसे काम कर रहा था नहीं कर रहा था और एक लंबे समय तक मतलब इंतजार किया गया जो हो सकता है जो कुछ ना कुछ इससे क्या मिले फायदा मिले। फिर आप संविधान का एक देखेंगे जो आपका है डीपीएसपी के अंतर्गत एक आर्टिकल नंबर क्या है 41 है। इसको देखेंगे तो इसमें कहा है कि जो एससी एसटी के लिए राज्य कुछ क्या करेगा विशेष प्रावधान करेगा। ये राज्य का दायित्व था। ठीक है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आप देखेंगे इस कानून के लाने के पीछे राज्य किसको ध्यान में रखा आर्टिकल 41 को ध्यान में रखा है। ठीक है अब देखिए ये लाने का जरूरत क्यों पड़ा क्योंकि आपको पता है कि जो एक है एनसीआरबी
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये जो है सो प्रत्येक साल अपना क्या करता है, रिपोर्ट सबमिट करता है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या मतलब हमेशा दिखाया, प्रत्येक साल जो समाज में जो दलित समाज है या वंचित समाज है, हमेशा उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा क्या किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। जैसे आप समाज में देखेंगे तो समाज में आर्थिक रूप से जो बहुत अच्छे स्थिति में है उनके साथ भेदभाव होता है, कि जो आर्थिक रूप से खराब स्थिति में है उनके साथ भेदभाव होता है। जो आर्थिक रूप से खराब स्थिति में है उनके साथ, या शैक्षणिक रूप से जो खराब स्थिति में है उनके साथ बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। और खास के भी दलित समाज का उत्पीड़न बहुत क्या होता है। इसका मतलब आर्टिकल 17 क्या कहता था, अस्पृश्यता का अंत। वही जो किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर अगर किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव किया जाएगा तो ये अपने आप में क्या है, अपराध है। इसको अपराध माना जाएगा और उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखते हुए अंत में 1989 में इस चीज को क्या करना पड़ा, लाना पड़ा। तो सबसे पहले इसका हम लोग थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। तो थोड़ा सा लिखिए आप, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे यह कानून भारत के एससी एसटी, यह कानून भारत के एससी एसटी, यह कानून भारत के एससी एसटी समुदाय, यह कानून भारत के एससी एसटी समुदाय, एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति, एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति ऑब्लिक व्यक्तियों, व्यक्ति ऑब्लिक व्यक्तियों के विरुद्ध, व्यक्ति ऑब्लिक व्यक्तियों के विरुद्ध किसी गैर एससी एसटी के व्यक्ति, किसी गैर एससी एसटी के व्यक्ति, एससी एसटी के व्यक्ति ऑब्लिक व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक गतिविधियों के संदर्भ में फुल स्टॉप। अगला पॉइंट 15 सितंबर 1989 को, 15 सितंबर 1989 को इसे संसद से मान्यता मिली, इसे संसद से मान्यता मिली और अंततः 30 जनवरी 1990 से इसे लागू करने की घोषणा की गई, इसे लागू करने की घोषणा की गई, इसे लागू करने की घोषणा की गई। ठीक है, देखिए तो इस कानून का जो बैकग्राउंड देखेंगे, ये बैकग्राउंड इसी आधार पर इस कानून को लाया गया था।
जो SC/ST के व्यक्ति है, जो SC/ST व्यक्ति है या व्यक्तियों का मतलब हो गया समूह। SC/ST किसी पर्सनली व्यक्ति या SC/ST समुदाय के ऊपर अगर कोई गैर SC/ST, क्या गैर SC/ST व्यक्ति अगर किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य उसके साथ करता है तो उस पर इस कानून के तहत उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा या सजा दिया जाएगा। इसका मतलब हो गया, हम लोग देखते थे जो क्रिमिनल मामले में हमारे यहाँ पहले से ही कानून चलते थे, IPC और CRPC, ये कानून तो चल रहे थे, लेकिन फिर 1989 में ये लाने का क्या मतलब ऐसा जरूरत हुआ, विशेष कानून SC/ST को लिए लाने का जरूरत क्यों पड़ा। जैसे मान लीजिए कि उसी समाज में कोई एलिट परिवार से अच्छे स्थिति में है और वो किसी SC व्यक्ति के साथ बड़े पैमाने पर क्या किया, मतलब उसके साथ अत्याचार किया, और अत्याचार करने के बाद मान लीजिए वो व्यक्ति किसी नजदीकी थाना में गया क्या करने, FIR दायर करवाने, और FIR दायर करवाने गया और उसका इतना ज्यादा मतलब कि जो समाज में और जहां है उस क्षेत्र में इतना बड़ा उसका आती है, बोल सकते क्या रसूख है कि जो वो थाना पर गया SC व्यक्ति रिपोर्ट लिखवाने, जो वहां का पुलिस था वो उसका क्या किया, FIR दायर नहीं किया, और मतलब अगर कर भी लिया तो वो वहां तक क्या हुआ, नहीं पहुंचा, मतलब उनको आके पैसा खिला दिया और जिसकी वजह से क्या हो गया, और उस व्यक्ति का जो शोषित व्यक्ति था लगातार उसका शोषण और बड़े पैमाने पर क्या होते रहा। और ऐसे तो मतलब ऐसे कहने से तो नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप किसी रिपोर्ट को आधार नहीं बनाएंगे, जब तक किसी रिपोर्ट को आधार मान के बेस मान के नहीं चलेंगे, तब तक आपको क्या है, और इसको बार बार जो है सो NCR भी जो है सो बार बार इस चीज को क्या करता था, दिखाता था, जो SC/ST के साथ जो है सो इस समाज में बहुत क्या किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो इससे उसको निकालने के लिए अगर आप लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य देखते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य का कल्पना करते हैं, समाजवादी समाज की कल्पना करते हैं, सामाजिक न्याय का बात करते हैं, तो उसी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है सो बहुत हाशिए पर है या उसके साथ बहुत गलत होते हैं, उसके लिए कुछ अलग से कानून बनाने की क्या है, आवश्यकता है। जैसे मान लो SC का स्थिति तो कुछ और भी मान सकते हैं, ST से भी ज्यादा दूर अवस्था में किसका स्थिति खराब है, ST का, क्योंकि माना जाता है कि जो मानवभूत विकास की दौर में अभी इनका विकास ही नहीं उस लेवल पर हो पाया जिस तरह से हम लोग का आम आदमी का सामान्य आदमी का हो गया, उस लेवल पर इनका विकास अभी क्या है, नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इनके बचाव के लिए कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, नहीं तो कन्फर्म है जो इसी समाज के कुछ एलिट व्यक्ति जो है सो उनका जीना क्या कर देंगे, हराम कर देंगे, कन्फर्म है। ठीक है, तो इसी के लिए क्या है, इनको इनके साथ कोई गलत ना हो उसके लिए ये कानून क्या किया गया, लाया गया। लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये जो है सो SC/ST व्यक्ति या व्यक्तियों के ऊपर कोई गैर SC/ST, ध्यान रखिएगा, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप मान लीजिए जे कोई A नाम का व्यक्ति है, A नाम का क्या है, व्यक्ति है, और ये जो है सो SC समाज से है, और एक क्या है B नाम का व्यक्ति है और ये जनरल समाज से है, और ये व्यक्ति जो है सो इस पर अत्याचार किया है, इसके साथ अपराध किया है, जो SC व्यक्ति है उसके साथ, तो उस पर जो है B जो व्यक्ति है जनरल, उस व्यक्ति पर ये कानून क्या होगा, लागू होगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए जो एक B नाम का व्यक्ति है, A भी SC है, और एक C नाम का व्यक्ति है, A भी क्या है, SC है, उस कंडीशन में अगर SC के द्वारा SC पर अत्याचार किया जाएगा तो उस कंडीशन में ये प्रावधान लागू नहीं, सामान्य प्रावधान ही क्या होगा, लागू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, इसका मतलब सिर्फ गैर SC/ST व्यक्ति पर ही कानून क्या होगा, लागू होगा। चलिए अब अगला पॉइंट लिखिएगा,
एससी एसटी अधिनियम का उद्देश्य है, एससी एसटी अधिनियम का उद्देश्य है, मतलब इसको लाने का उद्देश्य क्या था? एससी एसटी अधिनियम का उद्देश्य है, एससी एसटी अधिनियम का उद्देश्य है, एससी एसटी अधिनियम का उद्देश्य है। लिख लेंगे उद्देश्य में पहला, गैर एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति, गैर एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति, गैर एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति, गैर एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति ऑब्लिक व्यक्तियों द्वारा, व्यक्ति ऑब्लिक व्यक्तियों द्वारा, व्यक्ति ऑब्लिक व्यक्तियों द्वारा, कॉमा एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति, एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति, एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति ऑब्लिक व्यक्तियों के विरुद्ध, व्यक्ति ऑब्लिक व्यक्तियों के विरुद्ध, व्यक्ति ऑब्लिक व्यक्तियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को, होने वाले अपराधों को, होने वाले अपराधों को रोकना, होने वाले अपराधों को रोकना, होने वाले अपराधों को रोकना। ठीक है, तो देखिए जो गैर एससी एसटी सदस्य है, गैर एससी एसटी सदस्य है, इनके द्वारा जो किस पर अत्याचार किया जाता है, एससी एसटी पर अत्याचार किया जाता है, इस चीज को रोकने के लिए यह कानून क्या किया गया था, लाया गया था। इन पर, इनके साथ जो अपराध होता है, इस अपराध की, अपराधी कृत्य को रोकने के लिए यह अधिनियम क्या किया गया था, लाया गया था। अब देखिए इसके अपराध की श्रेणी में लगभग 20-22 जो विषय है उसको रखा गया है, मतलब किस किस चीज को ये क्या है, इस कानून के हिसाब से क्या माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। ठीक है, अब गैर कानूनी माना जाएगा तो उसमें से सारा को लिखवाएंगे नहीं, ठीक है, बोल देते आप लोग सुन लेंगे। जैसे मान लीजिए कि जो अपराध क्या माना जाएगा इस कानून के तहत 20-22 विषय को क्या किया गया, रखा गया। इसमें से मान लीजिए कोई एससी परिवार का एससी सदस्य है, इसके द्वारा कोई जो गैर एससी एसटी समुदाय है वो इसके द्वारा क्या करवा लिया, कोई काम करवा लिया, कोई क्या करवा लिया, काम करवा लिया, जिसको बोलते हैं बलात्सर्ग। ठीक है, बलात्सर्ग इसका मतलब, और एक बोलते हैं बेगारी, एक बोलते हैं बेगारी। बेगारी का मतलब होता है काम करवा लेना और काम के बदले में पैसा नहीं देना, ये क्या हो गया आपका बेगारी। ठीक है, और उसके बाद बलात्सर्ग का मतलब हो गया बलपूर्वक किसी से क्या करवा लेना, कार्य करवा लेना, उसको कार्य करने का मन नहीं है और उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, और ये काम करवाया जा रहा है किससे, गैर एससी एसटी सदस्य के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे आपका ये बलात्सर्ग हो गया, बेगारी हो गया, अगर किसी महिला है एससी एसटी का तो उसके साथ कोई गैर एससी एसटी के द्वारा क्या कर दिया गया, बलात्कार कर दिया गया, उसका छेड़छाड़ किया गया, इस सब कंडीशन में क्या होगा, ये कानून क्या होंगे, लागू होंगे। या कई बार आप देखेंगे सामाजिक स्तर पर एससी एसटी के साथ क्या किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। कई बार एससी एसटी समुदाय को सामाजिक स्तर पर क्या, काली पोत देना, उसके मुंह पर काली पोत देना, उसको समाज से निकाला दे देना, उसको सार्वजनिक कुआं पर नहीं जाने देना, उसको सिंचाई जैसे व्यवस्था में उसको भाग नहीं लेने देना, ये सब अपने आप में क्या माना गया, अत्याचार माना गया। फिर जैसे किसी सार्वजनिक प्लेस में, किसी सार्वजनिक प्लेस में जाति सूचक नाम लेके क्या करना, मतलब उसको मतलब बहिष्कार करना या गाली सूचक शब्द का प्रयोग करना, ये सबको किसके कैटेगरी में रखा गया, इस कानून के तहत क्या माना गया,
अपराध माना गया। ये सारे चीज जो बताई, ये सारे विषय को इसमें क्या किया गया, अगर ऐसा कृत्य, ये सारे कृत्य इसमें शामिल होंगे तो वो माना जाए, उसको लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत में किया गया। देखिए, जो एक तो सिंपल कानून है और एक ये कानून है, दोनों कानून में एक बेसिक अंतर होता है। जो इसमें जो दंड का मात्रा है इस कानून के तहत, वो दंड का मात्रा क्या है, थोड़ा ज्यादा है सामान्य कानून की अपेक्षा। क्या है, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, सभी पर लागू होता है, सामान्य कानून है, तो उसके अपेक्षा इसमें दंड का प्रावधान थोड़ा क्या है, ज्यादा है। और दंड भी है तो थोड़ा क्या है, कठोर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रमुख प्रावधान। मतलब ये जो कानून बना इसमें क्या सब प्रावधान किया गया। प्रमुख प्रावधान, प्रमुख प्रावधान, प्रमुख प्रावधान। प्रमुख प्रावधान में पहला लिखिएगा, एक नंबर, शिकायत के साथ एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान। शिकायत के साथ एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान। शिकायत के साथ एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान। एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान। शिकायत के साथ एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान। अगला, एफआईआर के बाद, एफआईआर के बाद, एफआईआर के बाद तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान। एफआईआर के बाद तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान। एफआईआर के बाद तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान। एफआईआर के बाद तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान हो गया। अगला, अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत, हाँ, जमानत का प्रावधान नहीं, अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं। अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं। उसके बाद अगला लिखिएगा, गिरफ्तार के बाद, गिरफ्तार के बाद, गिरफ्तार के बाद, गिरफ्तार के बाद जमानत सिर्फ, गिरफ्तार के बाद जमानत सिर्फ या केवल कर दीजिएगा, लैंग्वेज ठीक रहेगा। जमानत केवल हाई कोर्ट द्वारा, जमानत केवल हाई कोर्ट द्वारा, जमानत केवल हाई कोर्ट द्वारा, जमानत केवल हाई कोर्ट के द्वारा, न कि निचली अदालत, न कि निचली अदालत, न कि निचली अदालत, न कि निचली अदालत। अगला देखेंगे, गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर, गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर, गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर, 60 गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर, 60 दिनों के भीतर, कॉमा पुलिस द्वारा, कॉमा पुलिस द्वारा, पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान। और चार्जशीट, जांच रिपोर्ट, ये चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान, और चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान, दर्ज करने का प्रावधान। अगला, मामले का जांच, मामले का जांच,
मामले का जांच इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी, मामले का जांच इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी, मामले का जांच इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी, मामले का जांच इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी द्वारा करने का प्रावधान, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा करने का प्रावधान, हाँ, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा करने का प्रावधान। अगला पॉइंट, आईपीसी के तहत, आईपीसी के तहत, आईपीसी के तहत, आईपीसी के तहत निर्धारित सजा से, आईपीसी के तहत निर्धारित सजा से, निर्धारित सजा से अधिक सजा, अधिक सजा, निर्धारित सजा से अधिक सजा एवं जुर्माना का प्रावधान, एवं जुर्माना का प्रावधान, जुर्माना का प्रावधान, जुर्माना का प्रावधान। अगला, आईपीसी के तहत, आईपीसी के तहत अधिकतम 10 वर्ष तक, अधिकतम 10 वर्ष तक, अधिकतम 10 वर्ष तक वाली प्रावधानों के लिए, अधिकतम 10 वर्ष तक वाली प्रावधानों के लिए, वाली प्रावधानों के लिए, वाली प्रावधानों के लिए, प्रावधानों के लिए एससी एसटी एक्ट के तहत, एससी एसटी एक्ट के तहत, एससी एसटी एक्ट के तहत 6 माह से लेकर, 6 माह से लेकर उम्र कैद, उम्र कैद, 6 माह से लेकर उम्र कैद तक की सजा, तक की सजा एवं जुर्माना का प्रावधान, तक की सजा एवं जुर्माना का प्रावधान, उम्र कैद तक की सजा एवं जुर्माना का प्रावधान, का प्रावधान। अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो सरकारी अधिकारी द्वारा, देखिए अगला पॉइंट, सरकारी अधिकारी द्वारा, सरकारी अधिकारी द्वारा अपराध किए जाने पर, सरकारी अपराधी, सरकारी अधिकारी द्वारा अपराध किए जाने पर, अपराध किए जाने पर एससी एसटी, एससी एसटी, एससी एसटी एक्ट में, एससी एसटी एक्ट में न्यूनतम, एससी एसटी एक्ट में न्यूनतम, एससी एसटी एक्ट में न्यूनतम 1 वर्ष के सजा का प्रावधान, एससी एसटी एक्ट में न्यूनतम 1 वर्ष के सजा का प्रावधान, 1 वर्ष के सजा का प्रावधान। अगला, पीड़ित को, पीड़ित को, पीड़ित को पर्याप्त सुविधाएं, पीड़ित को पर्याप्त सुविधाएं, पीड़ित को पर्याप्त सुविधाएं एवं कानूनी मदद का प्रावधान,
पीड़ित की पर्याप्त सुविधाएं एवं कानूनी मदद का प्रावधान, कानूनी मदद का प्रावधान, कानूनी मदद का प्रावधान, प्रावधान। अगला 8500 से अधिक, 1 मिनट, 8500 नहीं, 85,000 से 85,000 से 85,000 से 8,25,000, 85,000 से 8,25,000 रुपए तक आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास, आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास, आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास का प्रावधान, आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास का प्रावधान, पुनर्वास का प्रावधान। ठीक है, चलिए लिख लिए। ये था आप लोग का प्रमुख क्या प्रावधान। और प्रमुख प्रावधान में देखेंगे तो क्या है, जिस समय शिकायत किया गया उसी समय उसको क्या करना पड़ेगा, एफआईआर दायर करना पड़ेगा। तो इस कानून के तहत प्रावधान किया गया, जो एफआईआर दायर होगा, जिस समय शिकायत आया उस समय 1 नंबर में आपको क्या करना है, एफआईआर दायर कर लेना है। कई बार आप देखेंगे एफआईआर दायर नहीं होते, जैसे ऐसे आप आया तो लिख लिया, बाकी जांच किया और बाद में क्या हुआ, शांत हो गया, पैसा वैसा खिलाया, बात जाके क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आप सीधा समझ जाइएगा, जो एफआईआर दायर रजिस्टर पर हो गया, मतलब जो रजिस्टर पर चढ़ गया, एफआईआर हो गया, तो समझ जाइए कि बेगर न्यायालय से इधर कोई मतलब विकल्प नहीं है। लेकिन अगर एफआईआर दायर नहीं है, ऐसे सिंपल है, जाके धमका उमका दिया, बाकी तो पैसा वैसा ले के क्या कर देता है, माइनस कर देता है। आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर दुरुपयोग इसी के साथ होते हैं। जैसे कोई मान लीजिए भानु प्रताप सिंह है, ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पर, और वो किसी जो मान लो कि जो किसी कोई गनौर पासवान था, उसके साथ जम के वो क्या किया, मतलब वो उसका शोषण किया किसी स्तर पर, मान लीजिए उससे बेगारी करवा लिया, और वो जाके थाना में क्या किया, एफआईआर दायर करने गया, और उसका शकल सूरत ही देख के वो एफआईआर दायर नहीं किया, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का प्रभाव जो था से उसके ऊपर क्या था, और एफआईआर दायर नहीं किया, और गया भी तो बोला कि ठीक है हम कर लिए, और उसको गुमराह करके और एक बार ऐसे चला गया, और क्या किया, उस स्तर पर पाया कि जो उसके साथ तो मतलब क्या हुआ, नाइंसाफी हुआ। तो इस स्तर पर आपको देखने को मिलता है। तो उस चीज को समाप्त करने के लिए इसमें कहा गया, जो जखनीय शिकायत आएगा उसी समय बिना कोई देरी किए हुए आप क्या दायर करेंगे, एफआईआर दायर करेंगे। और कहा आगे कहा, जैसे ही एफआईआर दायर होगा उसको क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और गिरफ्तार करने का मतलब ये हो गया, जो जैसे एक तो होता है कि जो आप किसी को गिरफ्तार करने जाएंगे तो पहले मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिखाएंगे, बता रहे समझ में, लेकिन जिस समय प्रशासन को सूचना मिली ऐसे मामले में वो तत्काल गिरफ्तार करेगा। ऐसे मामले में उसको किसी प्रकार के मजिस्ट्रेट का आदेश का क्या है, जरूरत नहीं है। मजिस्ट्रेट के आदेश का मतलब हो गया कोर्ट के ऑर्डर का जरूरी नहीं है। वो डायरेक्ट इस मामले में उस व्यक्ति को क्या कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। जिस पर भी आरोप लगाया जाएगा और जिस पर भी एफआईआर दायर होगा उसको तुरंत क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर आपको कहा इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है, अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। अब अग्रिम जमानत कई बार आप मूवी वगैरह में देखते होइएगा, जैसे एक बाहुबली को क्या किया, एक बाहुबली था उसको मूवी वगैरह में देखते होइएगा, जो पुलिस पकड़ के लाया और जब तक उस कोर्ट में गेवो नहीं किया तब तक उससे पहले उसका वकील वहां जाके क्या किया, कोर्ट में गया और अग्रिम जमानत लेके क्या हो गया, आ गया, और थाना पर गया और जो वहां का जो इंचार्ज था उस इंचार्ज के मुंह पर जाके मार दिया, बोला लो बेल का कागज है, मतलब कोर्ट का क्या है, ऑर्डर है, इसको क्या कर दो, छोड़ दो। जब आरोप साबित होगा उसके बाद फिर गिरफ्तार कर लेना। इस चीज को यहाँ पर क्या कर दिया गया।
अब मान लो ऑटोमेटिक है जो किसी दलित का शोषण हो रहा है, वो इतने मतलब अच्छे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो कन्फर्म है कीजिए, और उसके पास इतना व्यवस्था है जो न्यायालय में भी अंततः क्या कर लेगा, उस पर एफआईआर कर देगा, पुलिस पकड़ेगा, और उससे पहले उसको पता चलेगा कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, जब तक पुलिस पकड़बो नहीं करेगा तब तक बेल का कागज लेके, कोर्ट का आदेश लेके वो घूमते रहेगा, और जहां पुलिस पकड़ेगा बोलेगा लीजिए धरा दिया, तो कहीं ना कहीं तो उनके साथ क्या होगा, अत्याचार होगा। तो इसीलिए कहा गया जब भाई साहब इस कानून के तहत जो भी केस दायर होंगे, इस कानून के तहत जो भी केस एफआईआर दर्ज किया जाएगा, किस एक्ट के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत जो भी केस फाइल होंगे, और इसमें जो सेक्शन का प्रावधान है, इस सेक्शन के तहत जो भी क्या होगा, केस फाइल होगा, उस पर जो है सो अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होगा। आया बात समझ में? इसका मतलब है पहले आपको बेल नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट आपको क्या कहा था, और वो जमानत भी जो होगा सो आप समझ जाइएगा जो सेशन कोर्ट के द्वारा नहीं होगा। अगर किसी को जमानत मिलेगा भी इस मामले में, इसके तहत जो केस फाइल हुआ है उसमें अगर जमानत किसी को मिलेगा भी तो सेशन कोर्ट से नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उस लेवल, उस कोर्ट से आपको जमानत नहीं मिलेगा। आपको जमानत भी मिलेगा तो किस कोर्ट से मिलेगा, हाई कोर्ट से जमानत लेना पड़ेगा। नहीं तो ये जो आपका सेशन कोर्ट है, ये सेशन कोर्ट इस मुद्दे पर जमानत नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इसमें ये प्रावधान किया गया जो आपको बेल भी मिलेगा तो किस कोर्ट से मिलेगा, हाई कोर्ट से, न कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रावधान किया इसमें गया था जो इस मामले का जो जांच करेंगे, इस मामले का जांच कौन करेगा, जो आपका इंस्पेक्टर रैंक का क्या होगा, अधिकारी होगा। इस मामले का जांच इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं उनके द्वारा करवाया जाएगा, और जांच जो वो करेंगे 60 दिन के अंदर में अपना चार्जशीट कोर्ट में क्या करेंगे, 60 दिन के अंदर में बोला जा रहा है, 60 दिन के अंदर में अपना चार्जशीट क्या करेंगे, दायर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 60 दिन से ज्यादा समय। कई बार आप देखेंगे जो पुलिस प्रशासन बाकी क्या करते रहता है, कोर्ट से दिन मतलब लगातार डेट पर डेट क्या करते रहता है, लेते रहता है। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल के मामले में देखेंगे, लगभग कितना 3-4 महीना से होगा, 3 महीना से लगातार इंडिकेट मांगता है डेट, जो आप 10 दिन का मोहलत दे दीजिए, ई वाला मतलब आपको दे दे, ये चार्जशीट दायर करना है, ये करना है वो। इसका मतलब क्या है, अगर इसके तहत लगल रहता 60 दिन के अंदर उनको क्या है, मतलब उनका मामला अलग है, समझाने के लिए बोला था। अब उनको ये थोड़ी है जो किसी SC ST के साथ क्या कर दिए थे, अत्याचार कर दिए थे, जो ये एक्ट लागू है, लेकिन समझाने के लिए आपको बताया गया। ठीक है, ऐसे मामले में सिर्फ 60 दिन के अंदर में क्या है, क्योंकि देखेंगे इसमें बहुत कठोर प्रावधान है भाई, कठोर प्रावधान। एक तो अंतरिम जमानत का प्रावधान नहीं है, अंतरिम जमानत का प्रावधान नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को आप लगातार डेट पर डेट लेके और इतना डेट बनाते गए और 1 साल के बाद ही आप सारा अभी क्या किए, फाइल किए, चार्जशीट दायर किए, और 1 साल के बाद पता चला 1 साल से वो व्यक्ति अभी कोई अपराध साबित तो नहीं हुआ है और ऐसे ही क्या है जेल में, और पता चला 1 साल के बाद पता चला ये व्यक्ति तो पूरी तरह से क्या था, निर्दोष था। मतलब सारे कागजात के आधार पर यह पाया गया, सारे चार्जशीट के आधार से यही निष्कर्ष निकले कि ये व्यक्ति क्या है, निर्दोष है। भाई अब तो व्यक्ति मुफ्त में क्या रहा, जेल में रहा 1 साल, उसका तो 1 साल का जीवन का 1 साल नुकसान हो गया, इसका भरपाई कैसे होगा। तो इस चीज को दूर करने के लिए कहा भाई साहब इसमें थोड़ा मतलब खतरा ज्यादा है, आप क्या करेंगे, क्योंकि अंतरिम जमानत मिलेगा नहीं, कोई रहेगा अगर 1 साल लगाएंगे आप समय तो 1 साल जेल में रहेगा। जैसे सामान्य कानून में क्या है, जैसे पुलिस चार्जशीट दायर नहीं कर रहा है तो कोई वकील रखा, अपना बेल ले लिया, बोला जाइए आप अपराधी साबित होंगे तो या फिर जाएंगे। ठीक है, इसमें वैसा प्रावधान नहीं था, इसलिए कहा 60 दिन के अंदर में आप चार्जशीट क्या करेंगे, फाइल करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें यह प्रावधान किया गया जो आईपीसी के तहत जो निर्धारित सजा है और जुर्माना है उससे इसमें क्या होगा, ज्यादा जुर्माना, और आपको क्या होगा, ज्यादा सजा का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। तो आप मान के चलिए कि जो जिस आईपीसी के अंतर्गत जिस मामले में अधिकतम 10 साल के सजा का प्रावधान है, अधिकतम 10 साल का मतलब आप सीधे समझिए, जहां अधिकतम का बात हो वहां न्यूनतम नहीं होगा। जहां अधिकतम 10 साल के सजा का प्रावधान है वहां पर जो है
से इस कानून के तहत जो भी केस होंगे उसमें जो होगा सो न्यूनतम कितना वर्ष 6 वर्ष। इसका मतलब अधिकतम क्या हो सकते हैं, उम्र कैद भी हो सकता है। उम्र कैद भी उसमें क्या है, हो सकता है। कई मामले में आप देखेंगे 4 दिन में जेल से आ गया, 10 दिन में जेल से आ गया, आ जाता है ना भाई। कई में देखेंगे 2 महीना में आ गया, कई में देखेंगे 1 महीना में आ गया, कई में देखेंगे 15 दिन में आ गया। ड्राइवर ऐसे भी सामान्य 3 महीने में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ कि जो इस आधार पर इसमें जो होगा सो ऐसा प्रावधान नहीं होगा। न्यूनतम 6 महीना और अधिकतम उम्र कैद। यहाँ तक कि आर्थिक जुर्माना भी क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। लेकिन यह मामला कोई क्या किसके द्वारा, ये तो आम जनता के लिए हुआ, लेकिन यही कृत्य कोई किसके द्वारा किया जाता है, अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो उस मामले में फिर लफड़ा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अधिकारी के लिए कहा, जो कोई अधिकारी ऐसा कृत्य करेगा एससी एसटी के खिलाफ मतलब अत्याचार करेगा, उसका शोषण करेगा, तो उस परिस्थिति में उसको कम से कम कितना साल का सजा का प्रावधान, कम से कम 1 साल है। सामान्य के लिए कम से कम कितना 6 महीना, अधिकतम उम्र क्या है, इनका कम से कम क्या है 1 साल, अधिकतम क्या है। अगर मान लो कि जो कहीं पर क्या है कि जो कोई अधिकारी है, कोई क्या है अधिकारी है, और वहां पर कोई दलित कोई व्यक्ति था या उसी के ऑफिस में क्या है, ऐसा मामला आप लोग सुनते होइएगा। जो मान लो कोई सीनियर अधिकारी है, क्या है सीनियर, और उन्हीं के नीचे जूनियर कोई जो कर्मचारी महिला है वो काम करने वाला है, महिला कर्मचारी है, और उनके साथ मान लो कि जो वो क्या करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं। उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, उन पर जो है सो आरोप जो लगेगा, वो आरोप अगर इसके तहत लगाया जा रहा है तो कम से कम उनको 1 साल, कम से कम का जहां बात होगा वहां अधिकतम का बात क्या है नहीं होगा, और जहां अधिकतम का बात होगा वहां न्यूनतम का बात नहीं होगा। बात आ समझ में। तो यहाँ पर जो है सो न्यूनतम का बात किया जा रहा है, इसका मतलब अधिकतम सीमा तय नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इसमें और कुछ था क्या, और था क्या, ये तो हो गया था। उसके बाद 1 वर्ष पीड़ित को पर्याप्त सुविधाओं एवं कानूनी मदद का प्रावधान। तो जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़ित मतलब जिनके साथ ऐसा क्या किया हुआ है, कृत्य हुआ है या दुर्व्यवहार हुआ है, उनके लिए कुछ मतलब आर्थिक सुरक्षा का भी क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ उनको कानूनी सहायता देने का भी क्या किया गया है, क्योंकि ये गरीब है, वंचित है, ये कहां से वो अपील कर पाएंगे, कहां से विधि व्यवसाय कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये राज्य का जिम्मेदारी बनता है, किसका, राज्य का जिम्मेदारी बनता है जी हाँ इनके साथ गलत हुआ है, इनके लिए विधि व्यवसाय कौन करेगा, राज्य करेगा। और सीधे भाषा में समझे तो इस एक्ट के तहत जो केस फाइल होगा, तो जो पीड़ित व्यक्ति होगा या पीड़ित समाज होगा, उस समाज के तरफ से जो न्यायालय में केस लड़ेगा, केस कौन लड़ेगा, सरकार लड़ेगा। उस व्यक्ति को चिंता करने का जरूरत नहीं। यहाँ तक कि सरकार उनको आर्थिक सहायता का भी क्या किया है, प्रावधान किया गया है। आर्थिक सहायता में न्यूनतम कितना है 85,000 रुपया और अधिकतम है 8,25,000 रुपया का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। तो उनको कुछ आर्थिक सहायता भी क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया क्लियर। देखेंगे अब जब भी कोई कानून आएगा, तो आपको उस दिन ये बताए थे आर्टिकल्स जब 16 पढ़ाए थे पिछले क्लास में, तो कुछ बताए थे जो हमारे देश में कोई भी नए विधेयक आएगा, कानून आएगा, तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट न्यायालय में जाएगा। और न्यायपालिका जो है या न्यायालय जो है से उस कानून के लिए, उस विधि के लिए, उस रूल के लिए, उस रेगुलेशन के लिए किसका काम करता है, गंगाजल का काम करता है, अक्षत का काम करता है। क्योंकि हम लोग के घर में कोई भी चीज आता है तो उसको पहले क्या होता है, पूजा होता है, तो पूजा करने के लिए उस पर अक्षत छींटते हैं और गंगाजल छींटते हैं। सुप्रीम कोर्ट वही करता है। जब कोई नए कानून आते हैं, नए रूल आते हैं, नए रेगुलेशन आते हैं, तो सबसे पहले जब तक वो न्यायालय में नहीं जाएगा तब तक शुद्ध नहीं माना जाएगा। जैसे हमारे घर में कोई नए सामान आते हैं, तब जब तक गंगाजल उस पर न छीटा जाए तब तक उसको शुद्ध नहीं माना जाता।
सेम वही कंडीशन है। अब आ जाओ न्यायालय के चक्कर में। चलिए पहला पॉइंट लिखिएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। और अगला पॉइंट इसी में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति ब्रैकेट में अत्याचार निवारण, अत्याचार निवारण, अत्याचार निवारण, अत्याचार निवारण, हो गया अत्याचार निवारण, ब्रैकेट बंद संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2015, संशोधन अधिनियम 2015, ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद संशोधन अधिनियम 2015। मतलब ये जो आया कानून, इसमें 2015 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो हम लोग देख कुछ संशोधन था, ज्यादा बड़े पैमाने पर संशोधन नहीं था। देखेंगे, देखिए कोई भी कानून आता है तो जब व्यवहार में आता है तब जाके उसमें समस्या क्या है, दिखना शुरू होता है। तो लिख लेंगे पॉइंट बना के, प्रमुख संशोधन, प्रमुख संशोधन, क्या क्या संशोधन हुआ प्रमुख स्तर पर उसको देखेंगे। प्रमुख संशोधन, पहला पॉइंट लिखेंगे अपराध की सीमा का विस्तार, 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 अपराध की सीमा का विस्तार। तब इसमें क्या किया गया, जो अपराध की दायरा था उस दायरे को क्या किए गए, बढ़ाए गए। इसका मतलब है जो पहले से जो क्राइटेरिया निर्धारित था उस क्राइटेरिया को और क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। इससे पहले आपको बताया ना स्टार्टिंग में, जिसके अंतर्गत क्या क्या अपराध माना गया, जैसे किसी SC/ST समुदाय से बेगारी खटवा लेना, बलात्कार, उसको सामाजिक बहिष्कार कर देना, उसके ऊपर काली पोत के समाज से निकाल देना, उसको जैसे कृषि कार्य जैसे सिंचाई जैसे व्यवस्था में उसको पार्टिसिपेट नहीं होने देना, ठीक है। उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसको जाति सूचक शब्द का नाम लेके उसको प्रताड़ित करना, या जाति सूचक शब्द के हिसाब से गाली देना, या सोच SC/ST समुदाय होने के वजह से सोच समझ के उसके खिलाफ क्या करना, कोई अपराध करना या कोई षड्यंत्र रचना, ये सब किसके दायरे में आते हैं, अपराध के दायरे में आते हैं। और इसमें कुछ संशोधन करके इसके सीमा को और क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, अदालत को प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति, अदालत को प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति, प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति, हाँ प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति, हाँ प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति, प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति। अगला, पृथक विशेष अदालत, पृथक विशेष अदालत, पृथक विशेष अदालत, लोक विशेष अदालत एवं पृथक विशेष लोक अदालत अभियोजन, लोक अभियोजन, पृथक लोक अभियोजन, अभियोजन की नियुक्ति का प्रावधान, की नियुक्ति का प्रावधान, ठीक है। देखिए कई संशोधन के तहत अगर आप देखेंगे तो एक तो अपराध का दायरा था, उस दायरे को क्या कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया। उसके साथ कहा गया जो न्यायालय होगा वो प्रत्यक्ष संज्ञान लेगा। प्रत्यक्ष संज्ञान कहने का मतलब क्या है,
वो किसी अधिकारी या अधिकारी वगैरह के मतलब आर्गुमेंट पर पूर्ण रूप से क्या करेगा, भरोसा नहीं करेगा। पहले से जो कुछ एविडेंस या वो जो पीड़ित व्यक्ति है उससे पुलिस जो पहले से कुछ क्या करके रखेगा, उससे कुछ जो उसके क्या गवाही वगैरह जो दिलवा के रखेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। न्यायालय अपने हिसाब से उसको क्या करेगा, जांच करेगा। फिर इसके लिए क्या किया गया, इस कानून के तहत जो भी मामले जाएंगे उनके लिए विशेष न्यायालय का क्या किया गया, स्थापना किया गया। और विशेष न्यायालय मतलब अलग से न्यायालय का उनका प्रावधान किया गया। इसका मतलब आपको पता है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है या हाई कोर्ट पर बहुत बड़ा दबाव हमेशा रहता है, तो उसके लिए इनके डिपार्टमेंट को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया। डिपार्टमेंट अलग करने का मतलब ये मत समझिए कोर्ट ही अलग नहीं, जैसे वो उसी कोर्ट के अंतर्गत एक चेंबर बन गया और उसमें एक जज को नियुक्त कर दिया गया, जो आप इससे रिलेटेड जो भी मामला है उस सारे मामला को क्या करेंगे, देखेंगे, ताकि वो जो पीड़ित समुदाय है, पीड़ित समाज है, उसको जल्दी से जल्दी क्या मिल सके। ऐसा क्यों प्रावधान किया गया कि उनको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, न्याय मिल सके। ठीक है। और विशेष लोक अभियोजन का मतलब हो गया अलग से न्यायालय वगैरह का क्या करना, स्थापना करना और उसमें अलग से न्यायाधीश की नियुक्ति करना। ठीक है। अब देखिए, अब ये मामला जो आया आपका, ये जो कानून है संशोधित कानून आया, इसके खिलाफ मामला गया कहां, सुप्रीम। 2015 में आप देख रहे हैं क्या हुआ, संशोधन हुआ और मामला आ गया अब सुप्रीम कोर्ट में 2000 कब, मतलब मामला गया 15 में 16 में जाना शुरू हो गया, लेकिन हमको पता है कि जो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जाता है उसमें थोड़ा क्या लगता है, वक्त लगता है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे पॉइंट बना के 20 मार्च, डायग्राम में लिखो 20 मार्च 2018 काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और इसमें मामला ये था, इसमें 3 जज थे, एससी का निर्णय, और इसमें जज की संख्या जो था सो आपका 2 था, और 2 जज में से एक थे यू ललित, हाँ एक जज थे यू ललित, और एक थे आपका ए गोयल, 2 जज का बेंच था। हो गया। देखिए, तो ये मामला का ये मुद्दा वही था जो अग्रिम जमानत वगैरह जो वहां उसमें नहीं था, इस कानून के तहत इसी चीज को चुनौती दिया गया था। जो इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं, देखिए चुनौती कब जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी कानून बनेंगे उसका बड़े पैमाने पर क्या होगा, दुरुपयोग संभव, अरे दुरुपयोग भी होगा ना, विरोध तो होगा, विरोध के साथ साथ उस कानून का क्या हो जाता है, दुरुपयोग भी होता है। कानून का दुरुपयोग करने का मतलब अगर कोई मान लो कि कोई व्यक्ति अगर किसी को फंसाना ही चाहे तो आराम से वो क्या कर सकता है, फंसा सकता है। तो इस चीज के लिए यहाँ पर इसमें वही चीज था, इसी चीज को मतलब चुनौती दिया गया था। काशीनाथ महाजन जो महाराष्ट्र का मामला था, इसमें यही प्रावधान था कि जो इसमें क्या होना चाहिए, कुछ चीजें हैं सो कुछ चीजें में क्या होना चाहिए, इस कानून के अंतर्गत संशोधन होना चाहिए या इस अधिनियम में संशोधन होना चाहिए। ठीक है, देख लेंगे। तो लिखेगा प्रमुख संशोधन, नीचे इसी में नीचे प्रमुख संशोधन, प्रमुख
संशोधन, प्रमुख संशोधन में लिख लीजिएगा अग्रिम जमानत संभव, अग्रिम जमानत संभव, अग्रिम जमानत संभव, अग्रिम जमानत संभव, अग्रिम जमानत संभव। अगला एफआईआर के, एफआईआर के, एफआईआर के पूर्व, एफआईआर के पूर्व, एफआईआर के पूर्व डीवाईएसपी मतलब डीएसपी, डीएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा, डीएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच, प्रारंभिक जांच, प्रारंभिक जांच जरूरी, प्रारंभिक जांच जरूरी, प्रारंभिक जांच जरूरी 7 दिनों के भीतर, 7 दिनों के भीतर, 7 दिनों के भीतर, 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट तत्पश्चात, रिपोर्ट तत्पश्चात, रिपोर्ट तत्पश्चात एफआईआर, रिपोर्ट तत्पश्चात एफआईआर अगला एफआईआर के बाद, एफआईआर के बाद तत्काल गिरफ्तारी, एफआईआर के बाद तत्काल गिरफ्तारी, एफआईआर के बाद तत्काल गिरफ्तारी हो गया, तत्काल गिरफ्तारी पर रोक। अगला एफआईआर के बाद, एफआईआर के बाद, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी के लिए, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी के लिए, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी के लिए एसएसपी, गिरफ्तारी के बाद एसएसपी रैंक की, एसएसपी रैंक की अधिकारी, एसएसपी रैंक की अधिकारी, रैंक की अधिकारी और सरकारी कर्मचारी के मामले में, और सरकारी कर्मचारी के मामले में, सरकारी कर्मचारी के मामले में, सरकारी कर्मचारी के मामले में उसके वरिष्ठ अधिकारी, उसके वरिष्ठ अधिकारी, उसके वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति जरूरी, 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 वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति जरूरी। ठीक है भाई, देखिए ये था प्रमुख निर्णय एवं दिशा निर्देश किसका, सुप्रीम कोर्ट का। किस मामले में, काशी महाजन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मुद्दा। इसमें 2 जज थे, एक थे यूयू ललित और एक थे AK गोयल। इन दोनों व्यक्ति ने अपने जजमेंट में कहा, और मामला आपको पता है जी, चुनौती किसको दिया गया था, यही जो आपका अधिनियम है इसको क्या किया गया था, चुनौती दिया गया था, और चुनौती में यही सब मांग क्या किया गया था, रखा गया था। तो इन्होंने अपने निर्णय में कहा जो अग्रिम जमानत इसमें क्या है, संभव है। जबकि आप देखेंगे
अधिनियम में ऐसा प्रावधान था, अधिनियम ऊपर लिखे है ना, अरे अधिनियम लिखे ना, अधिनियम में क्या था, अग्रिम जमानत संभव नहीं। यहाँ पर क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो अग्रिम जमानत क्या है, संभव है। कब रहा है, 2018 में कह रहा है जो अग्रिम जमानत क्या है, संभव है। उसके बाद एफआईआर के पूर्व, एफआईआर के पूर्व, जब एफआईआर से पहले जैसे कोई गया व्यक्ति और कहा कि जो हमारे साथ ये जो गैर SC/ST व्यक्ति है, और वो जो व्यक्ति गया पीड़ित व्यक्ति वो SC/ST है, और कहता है कि जो हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, आप इस एक्ट के तहत क्या कीजिए, केस फाइल, एफआईआर दायर कीजिए। इसके तहत तो सबसे पहले जरूरी होगा केस फाइल का, एफआईआर दायर करने से पहले होगा जो DYSP रैंक के जो अधिकारी होंगे, DYSP रैंक के जो अधिकारी होंगे, ठीक है, इन अधिकारी के द्वारा पहले क्या किया जाएगा, जांच किया जाएगा। इनके द्वारा क्या किया जाएगा, जांच किया जाएगा। अगर जांच में सही साबित हो जाता है, जांच में सही साबित हो जाता है, तब उन पर एफआईआर क्या होगा, दायर होगा। क्या दायर होगा, एफआईआर दायर होगा। और एफआईआर दायर होने के बाद भी उनका गिरफ्तारी नहीं होगा, उसके बाद इनके गिरफ्तारी के लिए एफआईआर अगर आरोप साबित हो गया, DSP लेवल का जो अधिकारी है उसको कहा कि हाँ इस पर जो आरोप लगाया गया है वो सही है, अगर ये साबित भी हो गए, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी नहीं होगा। उसके बाद जो SSP रैंक के अधिकारी हैं, जो SP, कई SP मिला के 8-10 SP मिला के क्या होता है, SSP होता है। इसका मतलब छोटे जिला है तो वहां पर क्या हो जाएगा, SP, और बड़ा जिला है तो क्या हो जाएगा, SSP। जैसे पटना बड़ा जिला है SSP, मुजफ्फरपुर बड़ा जिला है SSP, तो कई SP के बराबर क्या हो जाते हैं, एक SSP होता है। तो SSP रैंक का जो अधिकारी होगा वो इसका क्या करेगा, जांच नहीं, आदेश देगा उस व्यक्ति को क्या करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। बात आ रही समझ में। पहले ये सब कुछ प्रावधान नहीं था। संसद जो अधिनियम ये लाई थी उसमें क्या था, आरोप लगा सीधे आया एफआईआर दर्ज करो, उसके लिए कोर्ट का आदेश लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको क्या करो, गिरफ्तार करो। लेकिन आप देखेंगे ये प्रोसेस आसान हुआ कि और सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा जटिल बना दिया। अगला पॉइंट बाद में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद एफआईआर के बाद तत्काल गिरफ्तारी हो गया यहाँ तक, मतलब उसके बाद अगर लेकिन देख लीजिए अगर कोई कर्मचारी पर आरोप लगा है, कोई कर्मचारी पर आरोप लगा है, सरकारी कर्मचारी है, तो उनका जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे, उनसे ऊपर जो उनका सीनियर होंगे, उन सीनियर से पहले क्या उसको गिरफ्तार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। अब कन्फर्म था जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आएगा, विरोध प्रदर्शन क्या था, शुरू होना तय था। कहीं ना कहीं SC/ST को लगा कि हमारा सारा अधिकार क्या हो गया, चौपट हो गया। हमारा जो विशेष अधिकार था, ये विशेष अधिकार सुप्रीम कोर्ट, नीच सुप्रीम कोर्ट क्या कर लिया, छीन लिया। ये लोग विरोध प्रदर्शन क्या हो गया, करना शुरू कर दिया। और जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो इसी बीच में थोड़ा सा आपको बता दे, देखिए सरकार हमेशा क्या होती है, मजबूर होता है, और सरकार के पास क्या होता है, कोई दूसरा विकल्प क्या है, नहीं होता। और दूसरा विकल्प कहे तो क्या, इस पर सरकार जो था, क्योंकि आपको पता है जी ये जजमेंट कब आया है, मार्च 2018 में ये जजमेंट आया है। और आपको पता है कि जो इलेक्शन कब होने वाला है, 19 में। सरकार के ऊपर क्या हुआ, दबाव बनाया गया, ऑटोमेटिक सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन लड़ने नहीं जाना है, सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन लड़ने, सुप्रीम कोर्ट के जज इलेक्शन लड़ने नहीं जाएंगे। इलेक्शन लड़ने कौन जाएगा, विधायिका, विधायिका की कार्यपालिका, विधायिका, न कार्यपालिका जाएगी और न ही न्यायपालिका जाएगा। मतलब कार्यपालिका एक सेंस में जाता है, लेकिन वो कार्यपालिका होके नहीं जाता है, विधायिका होके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्या किए गए, संशोधन किया गया, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, पॉइंट बना लीजिएगा, देख लेते हैं क्या सब संशोधन हुआ। क्योंकि आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट दिया, इसका विरोध प्रदर्शन हुए और लंबा प्रदर्शन चला, और इससे क्या हो गया, सरकार के ऊपर दबाव बना। तो कन्फर्म है जो सरकार इसमें क्या करेगी भाई, क्योंकि उसको आगे सर पर क्या है, इलेक्शन है। अगर फिर कानून लेके नहीं आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, चुनाव हार जाएंगे।
और उनको चुनाव हारना नहीं। लिखेंगे पॉइंट बना के, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, स्टार पॉइंट दे देना इसी में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ब्रैकेट में अत्याचार निवारण, अत्याचार निवारण, अत्याचार निवारण अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम, अत्याचार, एक मिनट, अत्याचार ब्रैकेट बंद संशोधन निवारण अधिनियम, क्योंकि ये तो संशोधित रूप है ना, संशोधन अधिनियम 2018। इसका मतलब ये जो 1989 का कानून है, इस कानून में थोड़ा सा क्या किया गया, संशोधन किया गया। क्यों करना पड़ा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया उससे जनताएं, आम जनताएं और SC/ST समुदाय क्या हो गया, नाराज हो गया। अब कन्फर्म था जो सरकार को चुनाव लड़ना है, चुनाव में जीतना है, तो उसको क्या करे, खुश करे। और इस संशोधन के माध्यम से आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उस फैसला को संसद जो था सो फिर से क्या कर दिया, पलट दिया। मान नहीं लिया, पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसला को क्या कर दिया, पलट दिया। तो लिखेंगे क्या सब इसमें प्रावधान किया, लिखेंगे 17 अगस्त 2018 को, 17 अगस्त 2018 को, 17 अगस्त 2018 को, 17 अगस्त 2018 को केंद्र सरकार द्वारा, 17 अगस्त 2018 को केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट में पुनः संशोधन, पुनः संशोधन किया गया, पुनः संशोधन किया गया, पुनः संशोधन किया गया, पुनः संशोधन किया गया, संशोधन किया गया। हाइफन का चिन्ह देके 1 नंबर लिखिएगा, लिखिएगा अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं। हाईकोर्ट क्या कहा था, अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट क्या कहा था, अग्रिम जमानत संभव। अरे सुप्रीम कोर्ट का अग्रिम जमानत क्या, संभव। अरे अभी देखे ना उसका जजमेंट, लेकिन फिर से उसको क्या कर दिया गया, पलट दिया गया। ठीक है, और लिख लेंगे अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं। और इसमें जो एक सेक्शन जो ब्रैकेट में लिख सकते हैं 18A1 एक सेक्शन जोड़ा गया, इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया जो अग्रिम जमानत क्या है, संभव नहीं। ठीक है, दूसरा जो था FIR के लिए, FIR के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं, FIR के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं। अगला गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तारी के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, गिरफ्तारी के लिए किसी की अनुमति का जरूरत नहीं। ठीक है, तो देखिए 2018 के संशोधन के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट 3 बड़ी बात में चेंजिंग लाया था, क्या लाया था, पहला नंबर में कहा था वो कि जो अग्रिम जमानत संभव, फिर से संसद जो था सो संशोधन करके कर दिया
सेक्शन नंबर 18 एक ए के अंतर्गत में कहा कि जो अग्रिम जमानत संभव नहीं। इसका मतलब हाई कोर्ट के फैसला को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, बदल दिया। दूसरा नंबर में क्या कह रहा था, एफआईआर के लिए प्राथमिक जांच की आवश्यकता नहीं। आपको क्या था, वो कहा था जो अभी एफआईआर दर्ज करने से पहले सुप्रीम कोर्ट कहा था एफआईआर दर्ज करने से पहले मतलब डीएसपी लेवल के अधिकारी उसका क्या करेगा, जांच करेगा, तब जाके एफआईआर क्या होगा, दायर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपका। फिर उसके बाद में क्या कहा था, जो गिरफ्तारी के लिए एसएसपी रैंक के अधिकारी का क्या अनुमति जरूरी है। अगर कोई सरकारी व्यक्ति है तो उनका जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके अनुमति का क्या जरूरी है। यहाँ पर उस चीज को भी क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया और बोला गिरफ्तारी के लिए किसी के सहमति का आवश्यकता नहीं। आया कुछ बात समझ में यहाँ तक। इसका मतलब है जो ये 3-4 जो आर्गुमेंट था किसका, हाई कोर्ट का 2018 वाले मामले में, उसको जो था सो संसद क्या कर दिया, बदल। अब संसद तो बदल दिया लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बदला है। तो जरूरी है कि जो संसद बदल दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको क्या कर दे, बदल दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अभी सुनवाई उसी के हिसाब से करेगा। तो जरूरत था कि जो यहाँ पर आप किए तो वहां पर भी क्या है, करवाइए। तो अब इस मामला को लेके फिर से भारत सरकार कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट। अब उसको कहने गया कि जो आप जो कहे थे उसको हम बदल दिए, अब आपका क्या काम है। कमाल बात हो गया, बात है समझ में। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटा कौन, संसद। अब संसद फिर इस मामला को लेके गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। जो आप जो पहले से ये प्रावधान किए थे इस प्रावधान को आप बदलिए, क्योंकि हम क्या कर दिए, बदल दिए। आप भी अरे भाई अभी बात चल रहा है 18-19 का, अभी 18-19 में, ठीक है। तो आप जो देखेंगे फिर ये इस पर जो जजमेंट आया, ये फैसला मतलब जब भारत सरकार गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, तो इस पर जो जजमेंट आया, अगला जजमेंट आप लिखेंगे 1 अक्टूबर 2019 को, 1 अक्टूबर 2019 को। और ये जो मामला था, ये मामला था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। तो पृथ्वीराज चौहान और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो थे से 3 जज, ये निर्णय एससी द्वारा दिया गया। और इसमें कितने जज थे, 3 जज थे। और 3 जज में एक व्यक्ति जो थे उनका नाम था एमआर शाह, एक मिनट गलती लिखी, एमआर शाह सही लिखे, हिंदी एमआर शाह। उसके बाद एक व्यक्ति थे बीआर गवाई, और एक व्यक्ति थे अरुण मिश्रा। बीआर गवाई। बिहार का कोई ये है शायद, बिहार की राज्यपाल भी रहे थे, मुझको लगता है जो बिहार के राज्यपाल भी रहे। हाँ, बीआर गवाई बिहार के राज्यपाल। हम लोग बचपन में मतलब इनको शायद याद कर, जिस समय 5वां-6वां क्लास में तो उस समय खूब याद करवाता था बीआर गवाई। अब शायद उस समय आरबीआई का गवर्नर थे कि क्या, कुछ तो याद करवाता था, ध्यान नहीं। हो गया यहाँ तक।
ये 3 आपका क्या थे? जज थे, जिनके द्वारा ये फैसला दिया गया था। अब ध्यान रखेंगे ये फैसला किसके तहत, किसके अगेंस्ट में था? भारत सरकार गया किसके अगेंस्ट में? सुप्रीम कोर्ट का जो 2018 का क्या था फैसला था, उस फैसला को फिर से ही गया क्या करने? चुनौती देने। जो हम बदल दिए, आप भी उसको क्या कीजिए? बदलिए। अब लिखिएगा इसके प्रमुख निर्णय एवं दिशा निर्देश। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट क्या कहा? प्रमुख निर्णय एवं दिशा निर्देश, प्रमुख निर्णय एवं दिशा निर्देश, प्रमुख निर्णय एवं दिशा निर्देश, प्रमुख निर्णय एवं दिशा निर्देश। पहला लिखेंगे एफआईआर के लिए, एफआईआर के लिए, एफआईआर के लिए प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं। एफआईआर के लिए प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं। एफआईआर के लिए प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं। दूसरा पॉइंट, सामान्य नागरिक और सामान्य नागरिक और सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी, सामान्य नागरिक और सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी के लिए किसी की अनुमति जरूरी नहीं। 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 आया कुछ बात समझ में आपको? वही अपने ही पहले ये कहा था उस मामले में, फिर आप देखेंगे जो संसद बीच में चेंज किया, संसद उसको क्या किया, मतलब साइड किया। अब गया मामला लेके कहा, फिर से सुप्रीम कोर्ट गया भारत सरकार, और भारत सरकार गया था, भारत सरकार जैसे ही आप देखेंगे जब ये संशोधन आया 2018 का, ऑटोमेटिक है जो कुछ व्यक्ति तो एक्टिव होंगे ना, ये व्यक्ति क्या हो गया, नाराज हो गए। जो सुप्रीम कोर्ट जो हमको अधिकार दिया था वो अधिकार आप क्या कर लिए, छीन लिए। तो फिर भारत सरकार गया मामला लेके, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ऑटोमेटिक है ना भाई, कोई भी कानून आएंगे तो कुछ को लगेगा आज खराब है, कुछ को लगेगा क्या है अच्छा, कुछ को लगेगा कि जो हमारे खिलाफ और कुछ को लगेगा हमारे पक्ष में, तब उसका विरोध और समर्थन दोनों होंगे। तो भारत सरकार गया कि सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जो कृपया आप जो कहे हैं हम तो बदल दिए, एक बार आप उसको क्या कर लीजिए, देख लीजिए। तो ये 3 जज के बेंच ने अभी आपको क्या बोले, क्या बोले, जे एफआईआर दर्ज क्या है, क्या लिखवा है? अरे अभी क्या लिखवाए थे, एफआईआर प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं। इसका मतलब एफआईआर दर्ज करना है तो उसके लिए प्रारंभिक जांच की क्या है, जरूरत नहीं है। फिर कहा अगर किसी को गिरफ्तार करना है, क्या करना है, गिरफ्तार करना है, तो उसके लिए किसी प्रकार के किसी से अनुमति लेने का जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जो भारत सरकार जो संशोधन किया उसको सुप्रीम कोर्ट मान लिया कि नहीं, मान लिया। क्यों मान लिया, जैसे आप देखेंगे हमेशा जब भी सरकार ताकतवर होती है, और समझ जाइए जो 2018 में जो सरकार थी उससे बड़े पैमाने पर सरकार जीत के आ गई कब, 2019 में, उससे ज्यादा बहुमत के साथ। पता था सुप्रीम कोर्ट को कि अगर सरकार के साथ खड़ा नहीं होंगे तो फिर क्या हो सकता है, समस्या हो सकता है। ठीक है, मतलब ये एक कहने की बात है, जो भी है ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या होता है जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको चुनाव लड़ने जाना नहीं होता है, और नेता को क्या होता है, जाना होता है, क्षेत्र में जाना होता है।
तो कहीं ना कहीं वो अपना बचाव के लिए वो कुछ ना कुछ क्या है करेगा। और जब सरकार बहुमत में रहती है तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को उसको क्या करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद यहां तक कोई दिक्कत। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, एक दूसरा मामला आया 5 नवंबर 2020। 5 नवंबर 2020, 5 नवंबर 2020, 5 नवंबर 2020। फिर से व्यक्ति एक पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट इसी के खिलाफ। 5 नवंबर, देखो अभी सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया अति पर आप देखेंगे, SC ST के अंतर्गत में कोटा EWS उस पर जजमेंट दिया। अब जो विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जो उसका विरोध कर रहे हैं, फिर जाएंगे भी तो कहां जाएंगे? अरे विरोध प्रदर्शन करके भी कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना। तो जो फैसला दिया उसी के खिलाफ फिर कहां जा रहे हैं? जो दिया उसी के यहां जा रहे हैं। बात है ना समझ में? जो दिया उसी के यहां जा रहे हैं। फिर लिखेंगे 5 नवंबर 2020, लिखे 5 नवंबर 2020। ये केस था हितेश वर्मा, हितेश वर्मा लिख लीजिए, हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इसमें भी 3 जज थे। इसमें जो SC का फैसला है, इसमें कितने जज का बेंच था? 3। और 3 जज में से अगर आप नाम लिखेंगे तो एक लिख लीजिएगा, एक जज का नाम है अजय रस्तोगी, अजय रस्तोगी, अजय रस्तोगी, हाँ रस्तोगी। एक थे हेमंत गुप्ता, अजय रस्तोगी, हेमंत गुप्ता। हेमंत गुप्ता। और एक जो जज थे उनका नाम था एल नागेश्वर राव, एल नागेश्वर राव, एल नागेश्वर राव, एल नागेश्वर राव। ठीक है, ये 3 जज थे। लिख लेंगे इनका प्रमुख दिशा निर्देश, निर्णय एवं दिशा निर्देश, प्रमुख निर्णय एवं दिशा निर्देश। और देखो कहीं ना कहीं इस केस से मतलब माना जाता है कि जो थोड़ा बहुत दिशा निर्देश लिखेंगे। जब तक उत्पीड़न का कोई कार्य, जब तक उत्पीड़न का कोई कार्य, जब तक उत्पीड़न का कोई कार्य, उत्पीड़न का कोई कार्य कमा किसी की, किसी की, किसी की जाति, किसी की जाति के कारण, किसी की जाति के कारण, किसी की जाति के कारण सोच समझ, किसी के जाति के कारण सोच समझ, सोच समझ कर नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, नहीं किया गया है, तब आरोपी पर, तब आरोपी पर, तब आरोपी पर, तब आरोपी पर
आरोपी पर SC/ST एक्ट के तहत SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होगी। 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 दूसरा पॉइंट, SC/ST एक्ट के तहत SC/ST एक्ट के तहत उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा। उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा। उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा जिसे सार्वजनिक तौर पर अपनाया जाए, न कि घर या चार दीवारी के अंदर, जैसे प्राइवेट पैलेस में। न कि घर या चार दीवारी के अंदर, जैसे प्राइवेट पैलेस में। ठीक है। देखिए, जैसे ही फिर से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ये पीछे वाला, ठीक है, कि फिर से विरोध प्रदर्शन आंदोलन वगैरह क्या हो गया, शुरू हो गया। और शुरू हुआ तो फिर से 5 नवंबर 2020 को फिर से मामला गया कहाँ, मतलब फिर से वो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। और 5 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का जो बेंच था, और उस केस का नाम था हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इस मामला को क्या किया, सुना, और इसमें उन्होंने प्रमुख गाइडलाइन जारी किया। जो देखिए, SC/ST एक्ट के तहत अत्याचार उसी को माना जाएगा, और वही केस फाइल होगा जो सोच समझ के किया गया कृत्य है। जैसे एग्जांपल से आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि जब कोई क्या है कि जो अपराधी है, कोई क्या है, अपराधी है, और कोई व्यक्ति क्या है, बैंक से पैसा निकाला और वो जा रहा था, बैंक से पैसा निकाल के क्या कर रहा था, जा रहा था, और उसको रास्ते में चाकू दिखा के या कट्टा दिखा के उसे 50,000 रुपया क्या कर लिया, छीन लिया। एक केस तो ये हो सकते हैं, एक केस तो ये सब हो सकते हैं। 50,000 रुपया क्या कर लिया, छीन लिया। एक अपराधी था, और मान लीजिए एक अपराधी था, इसका मतलब है कि इस केस को 50,000 रुपया को जो छीन लिया गया, इसको हम SC/ST एक्ट के तहत क्या करेंगे, नहीं मानेंगे। जैसे ये अपराधी है, और इसमें ये जो व्यक्ति जिसको पैसा छीना गया वो कौन सा व्यक्ति है, SC का व्यक्ति है, उसको हम SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, ये अपराधी है, इसको कोई मतलब नहीं है कि ये SC व्यक्ति है। अगर ये SC था तैयो ये इसके साथ अपराध करवे करता, OBC होता तैयो करता, जनरल होता तैयो करता, ST होता तैयो करता। इसका पेशा ही है क्या करना, अपराध करना। हम इस केस को SC/ST के तहत क्या करेंगे, फाइल नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि कोई खास जगह पर, कोई ऐसे जगह पर 4 दरिंदा खड़ा था, 4 दरिंदा क्या था, खड़ा था, और वो इस ताक में था कि कोई महिला या बच्ची आए जिसका हम क्या करें, रेप करें। बात आ रही समझ में। और उसमें क्या हुआ कि जो एक व्यक्ति, एक महिला आया और उसको चारों दरिंदा ने क्या किया, रेप किया। और संयोग ऐसा था कि वो जो थे,
जिनके साथ ऐसा कांड हुआ वो महिला जो थे से किस समाज से थे? एससी समाज से थे। और अब वो कह रहे हैं कि जो महाशय आप जो है सो एससी एसटी एक्ट के तहत क्या कीजिए, एफआईआर दायर कीजिए। उस कंडीशन में क्या होगा? नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर एससी का कोई आगे व्यक्ति तैयो उनके साथ ये दुर्घटना होता, कोई जनरल समाज से आते तैयो होता, कोई उच्च जाति से आते तैयो होता, कोई निम्न जाति से आए तैयो हुआ। हम इसको एससी एसटी के तहत क्या करेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन इसी में अगर मान लीजिए जे कोई व्यक्ति है, ये अपराधी है, ये क्या है? अपराधी है। यहाँ पर ये खड़ा है अपराध करने के लिए, पैसा छीनने के लिए, क्या चीज करने के लिए? पैसा छीनने के लिए। इसमें से 10 व्यक्ति क्या हो गए? पैसा लेके बैंक से पास हो गए। 10 व्यक्ति क्या हो गए? पास हो गए। वो 11वां व्यक्ति को छीना, और वो 11वां व्यक्ति को इसलिए छीना क्योंकि वो समाज में दबा हुआ था और समाज में एससी था और समाज में एसटी था, ताकि और वो उसको पता था कि जो वो कोई बड़े लेवल पर हमारे साथ क्या कर सकता है? कार्रवाई नहीं कर सकता है या हमारे साथ मुकदमा नहीं लड़ सकता है। तो इसके लिए उसका क्या किया? पैसा छीना। ऊपर से 10 का नहीं छीना, उस समाज के अच्छे व्यक्ति थे, ऊंचे कास्ट के थे या जनरल से थे तो उनका नहीं छीना और इनका छीन लिया। इसका मतलब हो गया जो ये सोच समझ के किया गया क्या हुआ? साजिश हुआ या अपराध हुआ। इसको हम फाइल करेंगे किसके अंतर्गत? एससी एसटी के अंतर्गत फाइल करेंगे। आपको यह बात कुछ समझ में? जैसे मान लीजिए कि जो कोई अपराध करने वाला, बलात्कार करने वाला व्यक्ति जो था सो एक खास जगह पर खड़ा था और उस इंतजार में था जो एससी समाज की ही कोई महिला आए तो उसका हम क्या करें? बलात्कार करें या रेप करें। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में उनका क्या किया जाएगा? एससी एसटी एक्ट के तहत उन पर केस क्या होगा? फाइल होगा। क्योंकि ये अपने आप में क्या है? एससी एसटी समुदाय को जाति सूचक शब्द को जाति के वजह से, एससी एसटी होने के वजह से उनके साथ क्या किया गया है? अपराध किया गया है। अगर सोचा समझा कि अपराध नहीं है, सोच समझ के किया गया कृत्य नहीं है, तो उसको हम इसके तहत फाइल नहीं करेंगे। लेकिन अगर सोच समझ के किया गया है तो वो व्यक्ति क्या होगा? जिम्मेदार, और उसको हम इस एक्ट के तहत क्या करेंगे? देखेंगे। ये किस केस का जजमेंट था? मतलब किस मामले में? हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के मामले में ये क्या था? जजमेंट था। उसके बाद दूसरा नंबर में ये कहे जो एससी एसटी एक्ट के तहत आपराधिक कृत्य माना जाएगा जबकि वो सार्वजनिक तौर पर हो। सार्वजनिक तौर का मतलब आपको समझ में होना चाहिए। जैसे हम एक अपराध कब मानेंगे? एससी एसटी एक्ट के तहत दायर करेंगे अगर किसी एससी व्यक्ति है और उसको आप किसी पब्लिक प्लेस में देखे। देखिए यहाँ पर सार्वजनिक शब्द को क्या किया गया है? कहा गया। और पहली बार सार्वजनिक शब्द को 2008 के केस में क्या किया गया था? परिभाषित। एक केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक स्थल को क्या किया था? परिभाषित किया। सार्वजनिक स्थल वो हुआ जैसे रोड हो गया और या जहां से कोई भीड़ या समूह देख रहा है, रोड हो गया या भीड़ का समूह देख रहा है या पार्क हो गया, जहां पर अगर भीड़ नहीं है, जहां पर भीड़ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप एसटी समाज से है। कहां से है? एसटी समाज से। और हम बाहर 200 आदमी के भीड़ में कहे जे मतलब कोई जाति सूचक नाम लेके जे ये ऐसा होता ही है, ये जात ऐसा होता ही है, और उसमें 2-4 गाली उली क्या कर दिए? दे दिए। ठीक है, 2-4 गाली दे दिए। इसको माना जाएगा कि जो ये हम आपको क्या किए? सार्वजनिक अपराध। ये आपके साथ ये अपराध हुआ, एससी एसटी एक्ट के तहत आप क्या कर सकते हैं? केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन हम आपको क्या करें? आपको कंधा पर हाथ धरे और क्या कीजिए? भाई साहब आओ, और रूम में लेके आए और रूम में आके 50 गाली दिए तुमको जाति के नाम लेके। 50 गाली दिए आपको जाति का नाम लेके। बात आ रहा समझ? कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। बात आ रहा समझे? इसको अपराध नहीं माना जाएगा। इसको एससी एसटी के तहत फाइल नहीं किया। जैसे आप रोड पर खड़ा है, रोड पर आपको किसी एससी समाज के झगड़ा हो गया,
उसको कहते कि भाई साहब इधर आओ, उसको दूरा पर ले आए और आपका दूरा जो है सो चारों तरफ से बाउंड्री से पैक है और रोड पर जाता है उसको दिखाई नहीं देता है, वो उछल के देखता है, साइकिल पर से खड़ा होकर देखता है तैयो नहीं दिखाई देता है, और उसका क्या कर रहे हैं, आराम से पीट रहे हैं और गाली दे रहे हैं। ये जो है सो एससी एक्ट के तहत ये केस फाइल क्या होगा, नहीं होगा। ये सार्वजनिक होना चाहिए। इस मामले में ये चीज क्या है, कहा गया और साफ किया गया। इसका मतलब किसी को एससी को प्रताड़ित करना है तो उसको घर में बंद करके चार दीवारी में बैठा करके या एकांत में कहीं लेके उसको क्या करो, प्रताड़ित करो। मतलब यही बात हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब यही हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब तो यही हुआ, जो एकांत को उसको लेके क्या करो, लेकिन पब्लिक प्लेस में नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक स्थल पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक केस अगला करो। जब ये मामला आया तो फिर पागल हो गई लोग, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो आपको पहले बता दिया, जब कुछ भी आएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाना क्या है, भले ही सुप्रीम कोर्ट क्यों ना कहा हो, लेकिन जाएगा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। चलिए एक केस और है, उसके बाद निष्कर्ष पर हम लोग आ जाएंगे। लिखिएगा 8 अप्रैल 2021, 8 अप्रैल 2021 पठान जमाल बेली, पठान जमाल बेली केस का नाम है, डेट लिख कैसे करके नहीं लिखते हैं, लिखिए ना, पठान जमाल बेली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, हाँ बेली, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें देखिए आप दो जज थे, कितना जज थे, दो। एक अभी थे जो अभी का जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक इसमें जज थे डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ का बेंच था, डीवाई चंद्रचूड़, और एक जज थे एमआर शाह, एमआर शाह का बेंच था। ये दो सदस्य थे। दूसरा नाम एमआर शाह, दूसरा जज एमआर शाह थे। लिखेंगे इसमें क्या हुआ था, पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, एससी एसटी एक्ट की धारा, एससी एसटी एक्ट की धारा, एससी एसटी एक्ट की धारा, धारा या सेक्शन लिख लीजिएगा 3-2-5, मतलब 3 के 2 और 2 के 5, तभी लगाई जा सकती है, तभी लगाई जा सकती है, तभी लगाई जा सकती है जब यह सामने आया हो कि, जब यह सामने आया हो कि, जब यह सामने आया हो कि, जब यह सामने आया हो कि अपराध उस व्यक्ति के, अपराध उस व्यक्ति के, जब यह सामने आया हो कि अपराध उस व्यक्ति के, अपराध उस व्यक्ति के, उस व्यक्ति के एससी एसटी, एससी ऑब्लिक एसटी होने के कारण, होने के कारण हुआ है, होने के कारण हुआ है, होने के कारण हुआ है, होने के कारण हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये सोचा समझा किया गया क्या हुआ, कृत्य हुआ। किसी को एससी होने के वजह से, एसटी होने के वजह से उनके साथ कोई अपराध होगा, कृत्य होगा। इसका मतलब हो गया जो ये सोचा समझा क्या था, अपराध था। और
एक देखिए, अपराध दो तरह के होते हैं। अपराध क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक सोच समझ के किया गया अपराध, और एक अपराध आप सोचा समझा अपराध नहीं था, गलती से आपसे क्या हो गया? अपराध हो गया। जैसे एक ड्राइवर है, आप सोचेंगे ड्राइवर का जो अति होता है बेल 3 महीना में क्यों हो जाता है? अब वही आप किसी को मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे, तो वो ज्यादा लंबा क्यों चलता है? जैसे ड्राइवर जो अपराध करता है उस सोच समझ के नहीं करता है। वो इसीलिए अपराध नहीं करता है, जब वो व्यक्ति सामने आएगा तो उसको चढ़ा देंगे। थोड़ा सा इंसान है, थोड़ा सा या तो इससे मिस्टेक हुआ या उससे मिस्टेक हुआ और एक्सीडेंट क्या हो गया। इस सोच समझ के किया गया कृत्य नहीं था। लेकिन अगर मान लो कि जो कोई ड्राइवर ये कहे कि जो जे आएगा इस सामने वहां चढ़वाई जाएंगे, इस सोच समझ के किया गया, इस सोच समझ के किया गया, क्या हो गया? अपराध हो गया। और उसमें भी कहे कि जो हम वैसा को चुन चुन के चलाएंगे जो जिसको हम पहचानते हैं कि एससी है या एसटी है, तो मतलब और खतरनाक हो गया। तो इसका मतलब हो गया जो ये सोच समझ के किया गया क्या हुआ? अपराध हुआ। और वही वाला एग्जांपल जो आपको समझाया, जो किसी को एससी होने के वजह से उसके साथ समाज में क्या किया गया? एससी होने के वजह से हम क्या करवा लिए? उससे काम करवा लिए, बेगारी करवा लिए, बलात्कार करने के लिए उसको एससी है इसीलिए उसको दबाव देते हैं। ये अगर इस तरह का होता है तो उसको जो आपका जो इस अधिनियम का सेक्शन नंबर 3(2)(5) है उसके तहत क्या किया जाएगा? उसको उस पर मतलब मुकदमा चलाया जाएगा। अन्यथा अगर सोच समझ के किया गया कृत्य नहीं है तो उस पर क्या होगा? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होते थे जब ये आपका जजमेंट नहीं आया हुआ था ना, और क्योंकि जिसको लगा और समझ रहे हैं कि इसका कितना कठोर प्रावधान है इसे। अगर मान लीजिए किसी को कोई अगर ऐसी फंसाना ही चाहे, और ऐसा क्यों बराबर मतलब रिपोर्ट आती है जो ऐसा इतना केस जो था सो गलत तरीका से आरोप किसी को लगाया गया उसी आधार पर ना, तो अगर किसी को कोई फंसाना चाहे एससी एसटी तो आराम से फंसा ही सकता है। जो हमारे साथ ऐसे करवाया तो कहा कि जो नहीं हम एससी एसटी के साथ जो कोई दुर्घटना होगा उसको हम देखेंगे, लेकिन इस आधार सामान्य आधार पर नहीं देखेंगे, इस आधार पर देखेंगे जो हाँ आपको एससी होने के वजह से आपके साथ ये कृत्य किया गया। अगर आप एससी नहीं होते तो आपके साथ ये दुर्घटना नहीं हो। और आप देखेंगे अंततः आपका ये क्या था? अंतिम मामला अभी तक का था। ठीक है, अब यहां से आप लोग निष्कर्ष लिखेंगे कि लिखवाना पड़ेगा? निष्कर्ष खुद लिख सकते हैं लेकिन लिख लो कंक्लूजन। निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में लिखेंगे निश्चित रूप से डॉट 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 और नीचे से लिखेंगे यहां से निश्चित रूप से एससी एसटी एक्ट, 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 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों एवं निश्चित रूप से हो गया निश्चित रूप से एससी एसटी एक्ट अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के रक्षोपाय है या रक्षोपाय की दिशा जनजातियों के रक्षोपाय की दिशा में, रक्षोपाय मतलब रक्षा के लिए, रक्षोपाय की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है, जिसको
समय समय पर, कॉमा जिसको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 46 को आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के साथ, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के साथ समायोजित करते हुए SC को सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयास किया है। सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयास किया है। सामाजिक न्याय प्रदान करने का प्रयास किया है। सामाजिक न्याय प्रयास किया है। तो आप देखेंगे समय समय पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस चीज को क्या किया है, मतलब यह किया है कि जो उसके हित का क्या हो, कार्य हो, और उसको जो भी अधिकार है या समाज में जो आप बात करते हैं किसको, सामाजिक न्याय के स्तर पर जो हमारे समाज में बड़े पैमाने पर जो SC ST समाज है उनके साथ क्या हो, कुछ दुर्व्यवहार न हो, उनके साथ भी सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान, मान मर्यादा उनका भी क्या हो, समाज में मिले। अब लिख लीजिएगा पैराग्राफ चेंज करके, बावजूद इसके फिर डॉट डॉट और पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा नीचे से, बावजूद इसके हम इस दिशा में अभी भी अपेक्षित लक्ष्यों से दूर है। SC ST एक्ट या SC ST समुदाय के व्यक्ति, SC ST समुदाय के व्यक्ति ऑब्लिक व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध में कमी नहीं आई है। ब्रैकेट में लिख लेंगे NCRB रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बता रहा है कि इतना सब होने के बावजूद भी क्या है, SC ST के स्थिति में या उसके प्रति जो अपराध होता है उसमें कमी नहीं आया है। और जिस तरह के लक्ष्य हमारा था, जो जिस पैमाने पर जाके हम इसको पर्याप्त करें, वहां तक हम पहुंचने में अभी क्या है, असंभव है या असफल है। ठीक है, जो मतलब जिस लक्ष्य को लेके हम चले थे वहां तक पाने में अभी हम क्या है, असफल है।
अब अगला पॉइंट लिखिए इसी तरह, इसी में, अतः आवश्यक है कि, अतः आवश्यक है कि नीचे, हाँ, अतः आवश्यक है कि, आवश्यक है कि, आवश्यक है कि, पैराग्राफ चेंज, डॉट डॉट, एससी एसटी एक्ट के बारे में, एससी एसटी एक्ट के बारे में, एससी एसटी एक्ट के बारे में, एक्ट के बारे में, एससी एसटी एक्ट के बारे में, एससी एसटी समाज, समाज या समुदाय लिख लेंगे, एससी एसटी समुदाय के लोगों को, एससी एसटी समुदाय के लोगों को जागरूक करने के साथ साथ, जागरूक करने के साथ साथ, एससी एसटी लोगों को जागरूक करने के साथ साथ, साथ साथ इस कानून का दृढ़ इच्छा शक्ति, इस कानून का दृढ़ इच्छा शक्ति, इस कानून का दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संवेदनशीलता के साथ, एवं संवेदनशीलता के साथ, संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए, लागू किया जाए, लागू किया जाए, साथ ही लागू किया जाए, साथ ही लागू किया जाए, साथ ही आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ, आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ, आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ सामाजिक न्याय से, सामाजिक न्याय से, सामाजिक न्याय से, सामाजिक न्याय से युक्त विकास की गति को, सामाजिक न्याय से युक्त विकास की गति को, विकास की गति को, विकास की गति को भी, विकास की गति को भी तीव्रता, तीव्रता किया जाए, कमा तभी इस कानून की, कमा तभी इस कानून की सार्थकता, तभी इस कानून की सार्थकता बनी रहेगी, तभी इस कानून की सार्थकता बनी रहेगी, इस कानून की सार्थकता बनी रहेगी। ठीक है, देखिए सारे पर्सपेक्टिव हम लोग पीछे देख लीजिए। वो सारे चीज होने के बावजूद भी अतः आवश्यक है कि जो हमारे एससी एसटी समाज है उनको, बड़े पैमाने पर जो समाज है उनको इस कानून के बारे में क्या है, पता ही नहीं है। और जो ऐसा अपराध कर देते हैं उनको भी दरअसल ऐसा क्या है, पता नहीं है। जो करते हैं उनको भी पता नहीं है ऐसा कानून है, अगर इस कानून के तहत हमारे साथ कार्रवाई किया जाए तो पता नहीं कि हमको कितना बड़ा मतलब क्या बोझ झेलना पड़ेगा और कितना बड़ा मतलब कि जो दंड मिल सकता है, उनको भी पता नहीं है। जो अपराध करते हैं उनको भी, और जिनके साथ होता है दरअसल उनको भी क्या है, इस बात का पता नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो इस कानून के प्रति पूरे समाज में जो उसके साथ करते हैं ऐसा, उनके साथ भी क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जो इसके साथ नहीं करते हैं, जिनके साथ होता है, उनको भी कानून का पूरी तरह से क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो आधुनिक शिक्षा है, कौन सी शिक्षा, ठीक है, आधुनिक शिक्षा जो है उस आधुनिक शिक्षा को भी क्या करना है, बढ़ावा देने का जरूरत है। ठीक है, और ताकि विधि व्यवस्था को क्या किया जा सके, बनाए रखा जा सके।